Honorable Chief Minister Assam, Shri Hemant Biswa Sarma ji, Honorable Dilip Saikia ji, Lok Sabha MP, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, Madam Kamala Maharana, Madam Bora, Pradeep Babu, Purna Babu, Madam, and of course all of you coming from different parts of Bhubaneswar. It's indeed a delight for me, it's a pleasure and a privilege. आपण समस्तंकु नमस्कार जनाऊची। माननीय मुख्यमंत्री आसाम रो ओडिशा आसीचंती, भुवनेश्वर आसीचंती, राज्य आम समस्तंको सांगरे कथावार्ता करबा पय आसीचंती। भुवनेश्वर सांसद हिसाब रे एटा मोर सौभाग्य जे मु आज स्वागत भाषण तांको सामने उपस्थापित करूची। बंधुगण, माननीय मुख्यमंत्री आसाम बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रियता हासिल करिसंदी जेहेतु से बहुत लोक कल्याणकारी कार्य आसाम रे करिसंदी, बहुत लोकप्रिय सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास, यही सबू आइडियाज को, ये सबू विषय को चरितार्थ करिसंती आसाम रे और सेति पय आज एते लोकप्रिय अछंती। आमे समस्ते भारतीय जनता पार्टी रो प्रत्येक कर्मी मोर संसदीय क्षेत्र रे रहुथिबा कोण अनुकोण रो जे भाई भणी माने आमे समस्ते गर्वान्वित जैसे आज आम संगे अछंती और संविधान, भारत रो संविधान को लेके किछिटा वक्तव्य रखिबे। I extend very warm invitation to Honorable Chief Minister Assam and two of my colleagues in the Parliament who are here and with other dignitaries on the dais. It's indeed a pleasure. As I said earlier, I reiterate, we are indeed looking forward to hearing from Honorable Chief Minister and other dignitaries on the stage. बंधुगण, ये जो समय अच्छी अद्भुत समय यदि कहबी ताले अत्युक्ति हब नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष हेला प्रधानमंत्री देशर रही। मु आज विभिन्न रैलीज रे थिली। आजिकाली मोर जीवन पूरा अलग अच्छी। 17 रु 18 घंटा मोर सौभाग्य लोकों जीवन सहित निजर जीवन को जोड़िबा पई सुजोग पाउची। विभिन्न रैलीज रे थिली, विभिन्न मीटिंग चली थिला। सेते बड़े हठात जने लोक मते कहिले आज मीटिंग रे मो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर गेस्ट आई विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू। मते जने लोक मीटिंग रे उठी के कहिले जे आज्ञा आपण कहंतु नाही जे भारतीय जनता पार्टी पई वोट देबार अछि किंबा मोदी जी को आनिबा पई वोट देबार अछि। आमे वोट मोदी जी को एति पई दबु जेहेतु मोदी जी देश पई आवश्यकता अछि। Trust me, I was delighted. I was at the same time I was quite surprised. A person in a village can think on those lines. Sir, I would like to translate into English. A person in one of my rallies today in the morning said, please don't ask me to cast our vote in favor of Prime Minister Modi. We will cast our vote because the nation needs Modi. बंधुगण, सत्तरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी को आवश्यकता रही। इटा मोर सौभाग्य आपण मानक जोगु ये सौभाग्य पाई। आपण माने प्रबुद्ध नागरिक। भुवनेश्वर होची ओडिशा राज्यर प्राण केंद्र, मेरुदंड जदि कहबी अत्युक्ति हब नाही, राजधानी। आपण माने प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षित, कथाटा बुझी पारुछंती। यू मस्ट बी थिंकिंग थ्रू ऑल द इश्यूज। मु गोटे जिनस कहबा को चाहे जे यही समय रे हमको बहुत
सुचिंतित भावरे वोट देबार अछि। मु कहू नहीं कहा पाई वोट देबे, आमे व्यक्तित्व को देखी कि वोट दबा, एटा ही मोर विनम्र प्रार्थना। आपण मानक जोगु आपणकर आशीर्वाद जोगु मु 2019 रु 2024 पर्यंत लोकसभा रे रही। अब विश्वास करंतु एटा मोर जीवन रो टर्निंग पॉइंट जदि कहबी अत्युक्ति होबो नहीं। बहुत किछि सिखिछि। Life has been a constant process of learning and enrichment all through these 5 years. लोकसभा भितरे जो प्रकार आमे बड़ो बड़ो निष्पत्ति नेलु आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नेतृत्व रे अविस्मरणीय। दिलीप सैकिया साहब लोकसभा रे मो संगे बसी छंती आमे देखिछु आर्टिकल 370 35A, the day we said goodbye to these two provisions, historic. The day we passed the triple talaq bill, historic. The day we passed the citizenship amendment bill, historic. And of course, the last gift of this 17th Lok Sabha has been the passage of Nari Shakti Bandhan Adhiniyam. One after the other, under the leadership of Prime Minister Modi, we have taken historical steps in the betterment of the nation, in the betterment of the people of the nation. And I trust me, my dear friends, the welfare of all has been the sole objective of all the endeavors of Prime Minister Modi's government. समस्तंकर कल्याण हो, एटा ही आँखी आगरे रखिकी सबु प्रकार कार्य संपन्न करा जाइछि। बंधुगण, सत्तरे आमे समस्ते देखिबा जे वर्तमान जे लोकसभा आसीब, नुआ लोकसभा 2024 रु 2029 पर्यंत जे लोकसभा निसंदेह मु बहुत विनम्रता सहित किंतु बहुत आत्मविश्वास सहित कथा कहबी जे निसंदेह श्री नरेंद्र मोदी जी तृतीय थर पई देशर प्रधानमंत्री होती। बंधुगण, दीटा कथा से बारंबार कहते आगामी दिन में आम कौन करूँ। दीटा कथा से कहते, प्रथम कथा जे आम देश को 2027 सुधा तृतीय सबुठ बड़ अर्थव्यवस्था करिबार अछि। We have to become the third largest economy by 2027. And when the Prime Minister of the country says of the stature of Prime Minister Modi, I think he means it. He will do it through us. आउ गोटे कथा से बारंबार कहते जे 2047 सुधा 47 सुधा आमे विकसित देशर तालिका रे आसी जिवो। We will be a developed nation, one among all the developed nations by 2047. These two objectives. And for these two objectives, we need to bring Prime Minister Modi there. But at the same time, we need to think about Odisha too. Today, I'm sure, Honorable Chief Minister Assam, whom I have been hearing from time to time in the YouTube channels, in other social media forums, and who has been enamoring, who has been kind of, inspiring all of us through his speeches, through his thoughts, and through his ideas. We are really looking forward to listening to him. Lots of things to be done. We have to think about Odisha too. We need change here too, because we need a better governance model. That's why we need to change the system here. I am talking to you not as a member of a political party which is not in power in Odisha. I am talking to you as one among the 4.5 crore Odias who thinks about the welfare of the people of Odisha. So, बंधुगण, हमको आम राज्य पर चिंता करिबार अछि, आम राज्य को सुशासन देवार अछि, आम राज्य को प्रगति पथरे नहीं कि जिबार अछि और विकास रे प्रगति आनिबार अछि। जेते बड़े मु सुशासन कथा कहूची, सबु जिनस एतरे पळे आसुची, आमको स्वच्छ, पारदर्शी, दुर्नीति मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन ओडिशा राज्य को देवार अछि। वक्तव्य शेष करबा पूर्वरु निश्चित भाव रे कहिबा को चाहे
As a conscious citizen of the state of Orissa, I must tell you that as far as unemployment is concerned, we are the worst in the country. You will understand. You are enlightened people, you are educated people. The entire society looks up to you for your guidance. A couple of weeks back, International Labour Organization brought out its report on unemployment 2024, and you won't believe 22 states they have gone for survey, and we are the worst. 42% of our Sikshit Jubak and Jubati are unemployed. And number two, I will give and I will, close my address to you. Number two, the per capita income in Orissa is one of the lowest in the country. Out of the 29 states, we are among the bottom 5. So that's how it is. Today I had to go to Balasore as directed by the senior leaders of my party to participate in the nomination of my colleague Sri Pratap Sarangi. But since Honorable Chief Minister Assam was coming, I preferred to be here with the sole intention of listening to him, of with the sole intention of deriving inspiration from him. I need his guidance. I think we all need his guidance. I once again welcome Honorable CM Assam. I welcome the two honorable MPs who are esteemed colleagues in the parliament, and I welcome each one of you. Thank you so much. Dhanyavad, Sarangi Mahasaya. Now it is the time for our attraction of the day, Hemant Biswa Sarma ji, to kindly address the audience. जय जगन्नाथ। हमारे सभा में विराजमान भुवनेश्वर की सांसद, जिसका भाषण अभी हम लोग सबने सुना, मैडम अपराजिता सारंगी जी, माय कॉलीग फ्रॉम असम श्री दिलीप सैकिया, पवित्र मार्गरेटा, दोनों सांसद है असम से, कमला महाराणा मैम, प्रदीप पटनायक जी, कमला पांडे जी, और सभा में विराजमान हमारे उड़ीसा का गण्यमान्य नागरिक जन। सबसे पहले ये सभा एक विशेष कारण में अनुष्ठित किया गया है, बिकॉज ऑफ ए फॉल्स नैरेटिव। जब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बोला कि हमें 60 सीट दीजिए भारत माँ को सेवा करने के लिए, तो अपोजिशन तुरंत एक वहां से ही फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया कि मोदी जी को 60 सीट क्यों चाहिए, इसलिए मोदी जी को भारत का संविधान को बदलना है। दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। इफ यू लुक एट प्राइमा फेसाई, जैसे सचिन तेंदुलकर कभी फील्ड में जाते हैं, उनका हमेशा मन होगा कि मुझको ट्रिपल सेंचुरी करना है, तो अगर लोग पूछते हैं कि आपको क्यों ट्रिपल सेंचुरी करना है, व्हाई नॉट डबल सेंचुरी, वो तो कोई लॉजिक नहीं होगा। एवरी लोगों को अपना नंबर बढ़ाना है, एक्सेल करना है लाइफ में। अगर कोई बेटा को सीबीएसई का कल रिजल्ट दिया है, अगर बेटा बोलते हैं कि मुझको 100 चाहिए, तो उनका टीचर अगर उनको बोलेगा कि तुमको 100 क्यों चाहिए, व्हाई नॉट 98, ये तो कोई जवाब नहीं होगा। बट स्टिल वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन आवर मीडिया, वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स, वी कॉल दैट इकोसिस्टम। उन्होंने एक नैरेटिव शुरू किया कि मोदी जी को 60 सीट मोदी जी इसलिए मांग रहा है कि मोदी जी को संविधान बदलना है। एक बात हमें ध्यान में रखना है, मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री हो चुका है, आगे भी होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं। खास करके भुवनेश्वर में जो मैं वो दिन टीवी में मोदी जी का रोड शो देख रहा था, तो इट वॉज अमेजिंग, इतना बड़ा सपोर्ट है।
मतलब टीवी में देख के ही मन खुश हो रहा था कि इतना बढ़िया सपोर्ट इवन इन भुवनेश्वर। पहला बात, हमारा पास सांसद सीट हमेशा से था संसद में। इफ यू लुक एट द नंबर इन द लास्ट लोकसभा, आपको यही देखेगा कि बीजेपी का पास, एनडीए का पास, वी हैव क्लोज टू 360 सीट्स एंड वी हैव फ्रेंड्स हु यूज्ड टू वोट फॉर अस इन आर्टिकल 370। जहां भी जो भी विषय हुआ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम या जो हमारे 370 एबोलिशन, जब भी हमने कोई वोटिंग में गया, मोदी जी को हमेशा 67 से ज्यादा ही बहुमत मिला पार्लियामेंट में। तो इट इज नॉट दैट हमारा पास 67 नहीं था, लेकिन जब हमारा पास 67 था तब हमने संविधान को शक्तिशाली करने के लिए कदम उठाया कि हमने संविधान को वीक करने के लिए कदम उठाया। द बेसिक टेस्ट इज दैट कि आपका पास जब इतना बड़ा बहुमत था तब आपने क्या किया, whether you have strengthened the constitution or whether you have weakened the constitution, that is the basic and fundamental part। हमने क्या किया, जब हमारे पास इतना बहुमत था, हमने क्या किया कि हमारे महिला शक्ति को हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में रिजर्वेशन देने का काम किया। ये क्या है, बेसिकली यू आर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देश का महिलाओं को आप सशक्तिकरण करते हो, मतलब आप देश को सशक्तिकरण करते हो। जब हमारे पास 400 सीट थे, हमने क्या किया, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया कि देश में जब विभाजन हुआ था, हमारे जो लोग पीड़ित थे उनको आप सिटीजनशिप दीजिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पीड़ित है। हमारा पास जब 400 सीट का था, when we were enjoying that kind of majority, we abolished आर्टिकल 370। जब हमारा पास इतना मेजोरिटी था, हमने क्या किया, हमने ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग बनाया। वी क्रिएटेड ए कमीशन फॉर ओबीसी गिविंग देम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जब भी हमारे पास 400 सीट है या 400 सीट था, हमने संविधान को छेड़छाड़ करने का कभी कोशिश नहीं किया। कारण एक ही है, हमारा जो देश का संविधान है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। ये कोई हमारे जो देश का संविधान है, हमें इसको छेड़छाड़ इसलिए नहीं करना है और करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली एंड मियरली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लॉन्ग सिविलाइजेशन। लोगों का कभी दिमाग में आ जाते हैं, खास करके हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वगैरह, जब भारत का बाहर का, स्टेट का, नेशन का जब हवाला देके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आते हैं, तब लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हमारा देश 1947 से शुरू हुआ। लेकिन ये पहले ये गलतफहमी है, हमारा देश 1947 से शुरू नहीं हुआ है। हमारा देश का सिविलाइजेशनल जर्नी 5000 6000 साल का पुराना है। ये कोई भारत ऐसा एक प्रदेश नहीं है कि हमने कोई भूखंड में आया, हमने निगोशिएट किया, हमें कहीं में लोगों को माइग्रेट करके आया, जैसे अमेरिका में लोग आए, कोलंबस हैज डिस्कवर्ड समथिंग, समबडी हैज डिस्कवर्ड ए लैंड, देन वी एस्टैब्लिश ए नेशन। वो नहीं है। भारत का जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यही है कि हम 1947 में देश को नहीं बनाया, हमने ये देश को बनाया विद द हार्ड लेबर्स ऑफ 5000 ईयर्स। ये 5000 6000 साल से ये देश का सभ्यता चल रहा है। कांग्रेस हमेशा बोलता है सेकुलरिज्म, और कोई सारे लोग हैं सेकुलरिज्म। अभी आप देखिए ये सेकुलरिज्म वर्ड कहां से आया। जब हमारा संविधान शुरू हुआ था,
ये सेकुलरिज्म वर्ड कहीं में भी नहीं था। इसलिए हमारा जो संविधान का फ्रेमर्स थे, उनका दिमाग में है ही नहीं था कि भारत सेकुलर नहीं है। जब हम सेकुलर नहीं है या सेकुलर नेशन को हमें बनाना है, then I will say that I am a secular nation या I want to create India as a secular nation। पर हमारा देश सदियों से सेकुलर रहा है। आप सेकुलरिज्म का अगर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए आप देखते हैं, हमारा सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री सिविलाइजेशनल हिस्ट्री सेकुलरिज्म है। जब हम बोलने का साहस करता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमें खाली देश का अंदर नहीं पूरा विश्व में लोग सुख रहना चाहिए, ऐसा जब हमारा देश का कल्पना है, वो देश को सेकुलरिज्म कांग्रेस और वामपंथी लोगों से, लेफ्ट लोगों से सीखना नहीं है। दिस इज इन आवर ब्लड, हमारा ब्लड में है कि हम सेकुलर है। नॉट बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी आर ए सेकुलर, वी आर सेकुलर बिकॉज हमारा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ही सेकुलरिज्म का है, कोई अलग हिस्ट्री हमारा नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया? 1975 एंड वॉर्स टाइम में आया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म किसने डाला? इट वॉज इंसर्टेड बाय ए डिक्टेटर। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लाए थे, वो समय उन्होंने 2 शब्द डाला, सेकुलर सोशलिज्म। बट बिफोर 1975 हमारा देश का सेकुलर नहीं था। अगर हम बोलना चाहता हूं, क्या नेहरू जब प्रधानमंत्री थे वो समय देश सेकुलर नहीं था क्या? जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे वो समय देश सेकुलर नहीं थे क्या? हमारा देश सेकुलरिज्म इज ए कंप्लीटली, हम जब पॉजिटिव सेकुलरिज्म को देखता हूं, दैट सेकुलरिज्म वाज एग्जिस्टेड ऑल अलोंग, आज भी है और वो सभी रहेगा। इसलिए हम है ही सेकुलर। हम यही चाहता हूं कि हमारा विश्व का कल्याण हो, पूरा जगत का कल्याण हो। ये हम हमेशा से हमारा इथोस का साथ लेके ही हमारा सिविलाइजेशनल जर्नी शुरू हुआ है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का भी ये गलतफहमी हो जाता है कि सेकुलरिज्म हम लोग प्रोटेक्ट कर रहा हूं। आप सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, सेकुलरिज्म को भारत का लोग प्रोटेक्ट कर रहा है और 5000 साल से कर रहा है। कभी कभी आपको कोई एक जज मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, दे विल गिव लॉन्ग लेक्चर दैट भाई हमने सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करके रखा है। बट मैं हमेशा बोलता हूं, किसी का मन में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया है। हम सेकुलर सदियों से था और हम सेकुलर सदियों से रहेगा, इसलिए हमारा देश में सेकुलरिज्म है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जब हमारा देश को डिवाइड हुआ, यू नो दैट टाइम हाउ सेंटिमेंट वाज। इट वाज सेंटिमेंट वाज नोआखाली में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। द नेशन वाज क्रिएटेड, नेशन वाज रादर डिवाइडेड। एक बहुत बड़ा इतिहास को लेके हमारा नेशन डिवाइड हुआ था। सेंटिमेंट भी था, इसलिए देश का डिवाइड हो गया कि ये देश का एक टुकड़ा मुसलमान लोगों ने लेके गया कि दिस पार्ट ऑफ दिस ग्रेट कंट्री विल बी नोन एज ए इस्लामिक नेशन। आप लोग सोच सकता है, अगर मेरा असम का आज डिवाइड होते हैं और एक हिस्सा जाके बोलते हैं कि वी विल बी द मुस्लिम स्टेट, तब असम का बाकी हिस्सा में कैसा सेंटिमेंट रहेगा? लोग प्रेशर करेगा कि आप भी बोलो, आप भी हिंदू देश है। प्रोबेबली जब हमारा फ्रेमर्स, हमारा फाउंडिंग फादर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन का सभा में बैठता था, वो समय उनका ऊपर कितना प्रेशर होगा कि आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बोल लीजिए। अगर जिन्ना देश को अपना पार्ट को मुस्लिम बोल सकता है, तो हमारा देश को आप क्यों हिंदू नहीं बोल सकता है? आप देखिए, जिन्ना का जो पहला वाला स्पीच था पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, that speech also says that we will give equal treatment to everybody, but हिम्मत नहीं हुआ।
इसलिए वो संविधान सभा में मुसलमान लोगों था, उन्होंने संविधान को ऐसे बनाया कि द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान विल बी इस्लामिक नेशन। लेकिन हमारा संविधान सभा में 94 to 95% पीपल वेयर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, हिंदू थे, और सबका स्टेट में कम्युनल क्लासेस हुआ था। एवरीबॉडी हैज सीन द डेड बॉडीज ऑफ हिंदू। वो पेन, वो एगोनी लेके दे वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर भी वो लोग हिंदू थे, इसीलिए वो लोग इमोशन में नहीं आया, एंड दे हैव डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल बी अ सेकुलर नेशन। इंडिया हिंदू प्रधान देश नहीं बनेगा, भारत एक सेकुलर नेशन होगा। कैन यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनी पीपल एक्सेप्ट हिंदू? अगर आज एक सभा में 100 क्रिश्चियन लोग बैठ जाएगा, एक सभा में 100 मुसलमान लोग बैठ जाएगा, उनका गाज होगा कि हमारे देश को एक भूखंड मिला और देश में 100 मुसलमान लोग बैठेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। कैन दे हैव ए गट्स टू से दैट दिस नेशन विल बी ए सेकुलर नेशन? इतना ताकत मुसलमान में नहीं है, वो लोग सीधा इसको इस्लामिक कंट्री बना देगा। क्रिश्चियन में भी नहीं है इतना ताकत, वो सीधा क्रिश्चियन प्रदेश बना देगा। वो ताकत खाली हिंदुओं का है कि हमारा बहुमत होने का बाद भी, इन स्पाइट ऑफ वी हैव ऑल द पावर, हमारा पास सब कुछ है। ये हॉल में 100 लोगों का 95 हिंदू है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी मैं अपना सिविलाइजेशन को नहीं भूल सकता हूं। मेरा सिविलाइजेशन मुझको बताता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सो आई कैनॉट डेविएट फ्रॉम देम। जो कांग्रेस बोलते हैं भाई हम संविधान बदल देगा, हम संविधान नहीं बदल सकता हूं कि ये बिकॉज ये जो मेरा संविधान है, ये संविधान मेरा सिविलाइजेशनल प्रोडक्ट है, ये संविधान मेरा सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। आप चेंज कर सकते हैं। आज हमारा देश में संविधान 80 टाइम्स हैज बीन अमेंडेड बाय द कांग्रेस पार्टी। हमारा देश में संविधान का साथ जितना भी खिलवाड़ हुआ है आज, इट वाज ऑलवेज इन द टाइम ऑफ कांग्रेस रूल। अगर कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री होते थे 1975 में, इमरजेंसी देश में कभी नहीं होते हैं। हमारा देश में जब जब संविधान का साथ खिलवाड़ हुआ है, इट इज ऑलवेज, दैट हैज ऑलवेज हैपेंड एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप अभी देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मामले जब आया, एक नैरेटिव बनाने का बाद हुआ, राहुल गांधी क्या किया, और भारत का संविधान का हर सभा में लेके जाता है कि वी वांट टू प्रोटेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उनका मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? उनका मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम हर धर्म का पर्सनल लॉज को स्ट्रेंथन करेगा। हिंदू का तो पर्सनल लॉ है ही नहीं। हम तो कभी वी सरेंडर टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारा हिंदू का जो भी है, हमें हमारा पार्ट को कभी हमने हमारा देश का जो मर्यादा था उनका साथ हमने अलाइन कर लिया कि वी रेस्पेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारे संविधान को सम्मान करना चाहिए, साथ में ये बोलते हैं कि हमारा देश में हर मजहब का पर्सनल लॉज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ यू सी द कॉन्फ्लिक्ट। हमारा संविधान का एक बहुत बड़ा चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल मानता हूं, दैट्स द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा है कि हमारा देश का सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। दैट इज एनश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश का सरकार को हमारा संविधान सभा में निर्देश देके गया है कि जब भी मौका मिलेगा आपको देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। अगर मैं अभी राहुल गांधी को पूछता हूं, आप जो संविधान लेके घूमते हो वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि नहीं, या तो उनका पेज आपने हटा के घूम रहा है? बिकॉज वो पेज में ही लिखा है कि देश में गौ हत्या नहीं होना चाहिए,
वही आर्टिकल्स में लिखा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आपका जो संविधान आप लेके घूमते हो उसमें 2 चैप्टर्स आर देयर और नॉट। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपका संविधान अब जो हमें दिखाता है whether that is the same constitution drafted by Ambedkar or you are showing us something else। इसलिए अगर आप भारत का संविधान को मानते हो तो आप पर्सनल लॉ का बात क्यों बोलते हो? यू कैनॉट स्पीक अबाउट पर्सनल लॉ। क्या आप चाहते हैं कि एक पति का 3 शादियां करने का अधिकार होना चाहिए? हमारा संविधान का सभा में इस बात में चर्चा हुआ, लोगों में निर्णय लिया अगर हिंदू एक पति का एक पत्नी होगा तो बाकी मजहब भी एक पति का एक ही पत्नी होगा। आप 2-3 शादी नहीं कर सकते हो। दैट्स द इथोस ऑफ आवर यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान सभा में डिस्कशन हुआ, फिर बाद में इसमें लिखा गया कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। आज अगर मोदी जी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, whether he is going against the constitution or he is going along with the constitution। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। मोदी जी बोलते हैं मुझको भी सिविल कोड लाना है, राहुल गांधी बोलते हैं मुझको सिविल कोड लाना नहीं है। नाउ द डिडक्शन इज वेरी सिंपल, हु इज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप गो हत्या बंद करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि आप एसटी, एससी, ओबीसी को आप इकोनॉमिक, एकेडमिक राइट्स देने का काम करो। हमारा संविधान में लिखा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। तो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, इट इज ए डिक्टो रिफ्लेक्शन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमको संविधान अमेंड करना नहीं है, इसलिए हम जो चाहता हो दैट इज देयर इटसेल्फ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान बदलना नहीं है, हमारा तो यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वी शुड स्ट्रेंथन द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस डाइल्यूट करके दिया है। आप देखिए, हमारा देश मानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। कांग्रेस का समय में हमें ड्रीम भी नहीं करता था कि कभी इंडियन पार्लियामेंट कैन डिस्कस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारा देश का नैरेटिव में कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आएगा लोग सोचा भी नहीं था। जब जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ, हमें क्यों 400 सीट चाहिए? जब जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ, पहला बार भारत सरकार ने बोला कि इन द असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सो कॉल्ड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कांग्रेस का हिम्मत था। आज 75 इयर्स का 60 इयर्स उन्होंने शासन किया, लेकिन कभी पार्लियामेंट में, कभी हमारा रूल बुक्स में, एक्ट में, कभी दे हैव नेवर डिस्कस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वो लोग हमेशा यही इंटेंशन में रखा कि देखो हमारा पार्ट ऑफ कश्मीर आप हमें दे दो और आपका पार्ट वाला कश्मीर आप ले लो। दैट वाज द नैरेटिव। वो नैरेटिव को लेके हम लोग बड़ा हुआ। बट नाउ दैट नैरेटिव इज गेटिंग चेंज। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोलना शुरू किया कि वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो मेरा है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो हमारा है। पहले देश का नैरेटिव क्या था कि कश्मीर का सेटल करो। कैसे सेटल करो? 370 को स्ट्रेंथन कर दो और कुछ उसमें डाल दो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उनको दे दो, बॉर्डर मुक्त कर दो। मनमोहन सिंह जी का समय में यह प्रस्ताव आया कि इस कश्मीर में उस कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, वीजा नहीं होना चाहिए, लोगों को फ्री मूवमेंट का अथॉरिटी दिया जाए, कश्मीर का सेंटिमेंट एड्रेस हो जाएगा, कश्मीर में शांति होगा। लेकिन वो शांति शांति नहीं बोलता है। आप अगर देश को सेल करना चाहते हैं, दैट इज नॉट ए पीस, दैट कॉल्ड सरेंडर। हमने ये नैरेटिव शुरू किया कि देखो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, इट इज ए ऑक्युपाइड लैंड।
इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड लैंड। थोड़ा दिन पहले शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा बांग्लादेश का एक पेपर में, ही रेफर्ड दैट पार्ट ऑफ कश्मीर एज पाक एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, बट वी रेफर दैट पार्ट ऑफ द कश्मीर एज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आज क्या हो रहा है, लास्ट 1 वीक आप मीडिया फॉलो कीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अनरेस्ट का ऊपर अनरेस्ट है और लोग भारत का तिरंगा हाथ में लेके वो पाकिस्तान का खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये मैंने नहीं बनाया। आज हमारा देश को फक्र होना चाहिए। एक समय था हमारा कश्मीर में पाकिस्तान का फ्लैग लेके लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, आज डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। इस बार श्रीनगर पार्लियामेंट जब चुनाव हो गया कल, श्रीनगर रिकॉर्डेड हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज आफ्टर एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 जाने का बाद लोगों का मन में था कि चुनाव हो ही नहीं सकता है, कश्मीर विल बॉयकॉट द इलेक्शन, बट उल्टा क्या हुआ, yesterday Kashmir recorded highest percentage of voting turnout, particularly in Srinagar parliamentary constituency, जो हम सोचा भी नहीं था। लेकिन आज नया क्या शुरू हो रहा है, जो हमारा कश्मीर में एक समय पाकिस्तान का फ्लैग लेके लोग नारा देते हैं, आज सिचुएशन उल्टा हो गया। आज लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का तिरंगा हाथ में लेके इस्लामाबाद का खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये नया भारत है, ये नया भारत है। और ये नया भारत बनाने के लिए मोदी जी को सारस्वत चाहिए। सिंपली नॉट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बट टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान बोलते हैं कि पूरा कश्मीर भारत का अंग है और वही कश्मीर को पूरा की पूरा लाने के लिए हमें सारस्वत चाहिए। थोड़े दिन पहले मुझको दिल्ली का एक मीडिया ने पूछा, भाई आपको क्यों चाहिए 400 पार? हम बोला हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लाना है। ही गॉट शॉक, अरे आप चीफ मिनिस्टर हो कैसा बात बोल सकते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लाने का? हम बोला मैं तो बात बोल रहा हूं, मोदी जी तो लाके दिखाएगा, मैं तो खाली बोल रहा हूं, आई एम जस्ट स्पीकिंग। लेकिन मोदी जी को भगवान लंबा आयु दे और वो काम करके ही दिखाएगा। और मैं बोल सकता हूं, जगन्नाथ का भूमि में मैं बोल सकता हूं और वो करके दिखाएगा मोदी जी। शुरुआत भी हो चुका है। आज कोई भारत का चुनाव लेके नहीं है, लास्ट 7 डेज आप देख रहा है हर दिन भारत का तिरंगा लेके कश्मीर में आंदोलन हो रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आंदोलन हो रहा है। कैन वी इमेजिन दिस सिचुएशन ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजिम? क्या कांग्रेस रूल में वो संभव होता था? ये नया भारत है। आज भारत के लिए क्या बोल रहे, कनाडा बोल रहा है भाई हमारा सॉइल में आके रॉ ने लोगों को मार गिराया। अमेरिका बोल रहा है भाई भारत का खुफिया एजेंसी आके हमारा यहां में लोगों को मारने का कोशिश किया। पाकिस्तान का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में जाके बोलता है कि हर दिन भारत का खुफिया एजेंसी हमारा पाकिस्तान का अंदर आगे लोगों को मार रहा है। सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पहले एलिगेशन क्या था? पहले था हम यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते थे कि पाकिस्तान का आतंकवाद आके भारत में लोगों को मार रहा है। आज आप देखिए नया भारत है, पाकिस्तान का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में बोल रहा है कि भारत का खुफिया एजेंसी जाके पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है। इट्स ए न्यू इंडिया। बहुत बड़ा एक भारत में परिवर्तन हुआ जब अपराजिता मैम ने बताया कि देश के लिए मोदी को चाहिए। दैट्स द रिफ्लेक्शन। देश के लिए मोदी को चाहिए। संविधान बदलना हमारा काम ही नहीं है। आज पहला मोदी जी ने ही पार्लियामेंट में प्रस्ताव दिया था कि एक दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे होना चाहिए। गुजरात में वो जब मुख्यमंत्री रहा उन्होंने संविधान को लेके एक माहौल क्रिएट किया था कि हमारा देश का लोगों को संविधान इन तो जानना चाहिए। अभी हम संविधान का बारे में पढ़ता हूं बट वी डोंट स्टडी अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान में ही लिखा हुआ है।
हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? स्कूल में पढ़ाया नहीं जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये बात हमारा संविधान में लिखा हुआ है। हमारा संविधान लिखा हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। हमारा संविधान लिखा हुआ है कि आप काउ स्लॉटर बंद कीजिए। ये कहीं बाहर का शब्द नहीं है, ये हमारा संविधान में ये सारे बात लिखा हुआ है। इसीलिए बीजेपी चाहते हैं कि हमारा देश का जनताओं को संविधान थ्रू लेटर एंड स्पिरिट में समझना चाहिए, और जब हमारा देश का लोगों संविधान समझ जाएगा इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज समझेगा, तो हमारा देश में कोई किसी प्रकार का असुविधा नहीं होगा। इट विल बी ए कंट्री विथ टोटल हार्मोनी, टोटल पीस एंड सेकुलरिज्म तो हमारा सामने कोई मुद्दा ही नहीं है। हम तो सेकुलर है ही, बट सेकुलरिज्म का नाम में तुष्टिकरण गलत है। आप सेकुलर होइए, तुष्टिकरण मत होइए। हमारा जब संविधान सभा बैठा था, इन दैट संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देयर वाज नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आरएसएस, देयर वाज नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जनसंघ। तब तो जनसंघ हुआ ही नहीं था, आरएसएस का कोई लोग नहीं था। वो संविधान सभा में कौन था? बाबा साहेब अंबेडकर था। संविधान सभा में राजेंद्र बाबू था। संविधान सभा में तमाम देश का बड़े बड़े हस्तियां था। वो लोगों ने क्या निर्णय किया था संविधान सभा में कि देश में रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हमारा रिजर्वेशन एसटी को मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रॉन्ग जो भी हमारा हाथ से हो गया था, उसको सुधारने के लिए आप शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दीजिए, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दीजिए। बड़ा लंबा बहस हुआ। लंबा बहस में यह डिसाइड हुआ कि हमारा देश में रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन कभी नहीं होगा। नाउ मोदी जी क्या बोल रहे? मोदी जी तो ही बोल रहे। मोदी जी कर्नाटक जाके पूछते हैं क्या मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं? जब मुसलमानों को आप 4% रिजर्वेशन देते हैं, ये रिजर्वेशन कहां से आते हैं? केक इज द सेम, 50% इज द अपर लिमिट। आप 50% का ऊपर आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते एज पर टुडे सिचुएशन। 50% का अगर 60% आप काट के मुसलमानों को दे देते हैं, देन यू आर डिप्राइविंग whom? You are depriving the scheduled tribe, you are depriving the scheduled caste, you are depriving the OBC। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि मुसलमान समाज में भी कोई वर्ग होगा जिसको आरक्षण चाहिए बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, बट आप मुसलमान बोल के आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। कांग्रेस ने क्या किया? कर्नाटक में उन्होंने मुसलमान बोल के रिजर्वेशन दे दिया। बंगाल में वो लोग शुरू किया। संयुक्त आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में दे स्टार्टेड गिविंग रिजर्वेशन एज मुस्लिम। तो हमें भी एज हिंदू रिजर्वेशन चाहिए, बट वी डोंट वांट दैट। हमें वो नहीं चाहिए। हमारा प्रिंसिपल यही है कि संविधान सभा में डिस्कस हुआ था कि वेदर रिलीजियन रिजर्वेशन शुड बी रिलीजियन बेस्ड और कास्ट बेस्ड, और संविधान सभा में निर्णय लिया कि हमारे जो रिजर्वेशन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट विल नॉट बेसिस ऑफ रिलीजियन। आज कांग्रेस क्या कर रहा है? कांग्रेस यही संविधान को मर्यादा को तोड़ के नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग रिजर्वेशन ऑन द नेम ऑफ रिलीजियन। मैं आपको एक एक करके गिना सकता हूं कि हमारे संविधान का जो बेसिक प्रिंसिपल है, रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन का साथ किसने खिलवाड़ किया? कास्ट बेस्ड रिलीजियन को, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को धीरे धीरे रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन करने का कोशिश किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जगह में पर्सनल लॉ, शरिया कानून का बारे में बोलना किसने स्टार्ट किया? कांग्रेस ने स्टार्ट किया। हमारे देश में अगर कोई पार्टी है जो गो हत्या बंद करने का मूवमेंट का साथ मॉरल सपोर्ट देना नहीं चाहते हैं, दैट्स द कांग्रेस पार्टी। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन पार्टी हमारा देश को
विशाल भारतवर्ष देखना नहीं चाहते हैं। दैट्स द कांग्रेस पार्टी। हमेशा लास्ट 75 इयर्स आप देखते हैं तो आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेगा वेयर they have constantly diluted the basic principles of the constitution। तो हमें जो 400 पार चाहिए, हमें तो दूसरा कारण के लिए 400 पार चाहिए। हमें तो 400 पार चाहिए देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कि आवर नेशन शुड बी एट द टॉप ऑफ दिस कंट्री। हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज लाना है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमारा देश को हमें इंटीग्रेट करना है फुल्ली कि पाक वाला भी हमारा साथ आ जाए। हमारे स्ट्रॉन्ग नेशन बनने के लिए हमें 400 प्लस सीट चाहिए। नॉट टू डाइल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन बट टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड 400 प्लस सीट। आप लोग देख सकता है ये जो डिबेट का बीच में जो ये सारे डिबेट चलते रहा, कांग्रेस पार्टी एंड फॉर दैट मैटर एनीबॉडी who is opposing BJP, now उनका जो अपोजिशन है बीजेपी को अपोज करते करते वो लोग देश को अपोज करना शुरू कर दिया। ना उनका प्रश्न ये होता है हमारा देश को क्यों विश्व गुरु बनना है। नाउ दे आर आस्किंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन वी से कि हमारा देश का इकोनॉमी 5th है, हमें 3rd बनना चाहिए, तो ये लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्यों बनना चाहिए, हम तो ऐसे भी खुश है। अगर आप अपना देश का तरक्की नहीं देखना चाहते हैं देन हाउ कैन वी हेल्प यू। अभी वो लोग खुद हमें आके बोलते हैं भाई आपको 400 सीट नहीं चाहिए, हमें भी थोड़ा सीट दे दीजिए। ये हमारा तो काम नहीं आपको सीट देना, आपको सीट देने का काम भारत का लोगों का है। लेकिन अगर आप भारत का लोगों का खिलाफ ही बात करेगा आपको कैसे सीटें मिलेगा, आपको कोई सीट मिलने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा देश को एक सॉलिड और एक बहुत बड़ा नेशन, जो हमारा देश में हमेशा ये आकांक्षा रहा है कि विवेकानंद जी का समय से ही कि हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहिए, वी हैव ऑलमोस्ट अराइव एट दैट पॉइंट। टुडे मैं जब उड़ीसा में हूं, मैं बीजेपी का खिलाफ बहुत सारे बोल सकता हूं कि इसलिए हमें वोट दीजिए, बट हियर इन दिस हॉल मैं बीजेपी का अगेंस्ट में वोट नहीं मांग रहा हूं। आई एम आस्किंग कि हमें आपको वोट दीजिए, इसीलिए कारण अभी हमारा समय है, ये भारत का समय आ चुका है। नाउ इट इज अ टाइम फॉर इंडिया टू शाइन। अभी कोई बाकी पार्टी में वो ताकत ही नहीं है। जो पार्टी का सीएम को अपना माइक पकड़ने के लिए भी दूसरा एक चाहिए कि मैं माइक पकड़ूंगा तभी मैं बात बोल सकता हूं। ही और सी कैनॉट मेक इंडिया विश्व गुरु। यू नीड ए कंप्लीट सेपरेट सेट ऑफ माइंड। जो सेट ऑफ माइंड है कि आप एग्रेसिव भी है एंड एट द सेम टाइम आप कंपैशनेट भी है। आप देश का बाहर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान you are aggressive, when it comes to China you are aggressive, but देश का गरीब जब आपका सामने होते हैं then you become most benevolent। आप जो भी कर सकता है सब कुछ आगे जाके करो। ऐसा प्रदेश, ऐसा देश हमें चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि हमारा देश का हमारा जो सिविलाइजेशनल जर्नी है, हमें हर साल वी डू नॉट गेट ए योग पुरुष, हम हमेशा नहीं मिलता हूं, बट हमारा देश का एक परंपरा है, समय समय में देश को एक एक युग पुरुष मिल जाते हैं। कभी शिवाजी का रूप में, कभी लासित बरफुकन का रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद का रूप में, कभी महात्मा गांधी का रूप में। हमारा देश को विथ ए इंटरवल कभी ना कोई एक युग पुरुष का हमारा देश को मिलते रहता है, और उसी समय हम लंबा छलांग लगा लेते हैं। वो जो समय आते हैं ना 10 साल, 15 साल, 20 साल, वही समय हम लंबा छलांग लगा लेता हूं, सो दैट पीछे का समय में भी हम इंक्रीमेंटल बेनिफिट से ही हम निकाल सकता हूं, हम आगे बढ़ सकता हूं। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द कंट्री। हम सोच भी नहीं सकते, जब आज आई एम नाउ 55 ईयर्स, मैं उत्तर पूर्व से आता हूं,
मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि हमारा उत्तर पूर्व में ऐसा सिचुएशन होगा कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। हम सोच भी नहीं सकता था कि इसलिए वी ग्रोन अप विद दैट। हम लोगों के लिए वो आदत हो गया था, आज इधर बॉम्ब ब्लास्ट, काल उधर बॉम्ब ब्लास्ट, काल उधर बॉम्ब ब्लास्ट। दैट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। आज देश शांत है। आज कहां गड़बड़ी हो रहा है? आज हमारा देश को अनाज खरीदने का पैसा का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो लोग भारत को कॉन्कर करने का सपना देखता था, उनका देश में अनाज का प्रॉब्लम हो रहा है। भारत में आज अनाज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आज पूरा हमारा देश का यही जो समय है, दीज आर द गोल्डन पीरियड्स ऑफ आवर नेशन। आप उत्तर पूर्व देखिए, शांत है। आज हमारा देश में पीस है, कम्युनल वायलेंस नहीं है। हमारा देश में कोई एक समय नहीं था where the communal violence did not happen। आज आप देखिए मोदी जी का शासन काल में देश में कम्युनल वायलेंस नहीं है, सेक्टोरल वायलेंस नहीं है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब प्रदेश को समान विकास का सुविधा मिला हुआ है। द पोर आर गेटिंग द बेस्ट डील, दे आर कमिंग आउट ऑफ द पॉवर्टी साइकिल। पॉवर्टी साइकिल से लोग बाहर आ रहा है। अगर यहां में जो 55, 60, 70 इयर्स का लोग है, दे कैन इमेजिन उनका समय में हमारा एक जो घर होते थे गांव में, वो घर आवास, और टुडे एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म। गांव का रास्ता कैसे होते थे और आज कैसे हो रहा है, गांव का स्कूल कैसा हो रहा था, आज कैसा स्कूल हो रहा है। एवरीवेयर द चेंजेस आर सो मच विजिबल। और ये 10 साल में ये विजिबिलिटी हमें दिखाई पड़ रहा है। जब मैं उड़ीसा में आके बोलता हूं, आई डोंट नो हाउ मच यू हैव चेंज दैट चेंज, यू हैव विजुअलाइज दैट चेंज, बिकॉज हम लोगों ने जो समय डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ उठाया, उड़ीसा में वो लाभ 100% हमने नहीं उठा पाया। वी आर हियर विथ अ डिफरेंट गवर्नमेंट। दिल्ली में मोदी जी है, लेकिन जो स्टेट में मोदी जी दोनों है, स्टेट में भी है, दिल्ली में भी है, हमने भरपूर लाभ उठाया। वी हैव ट्रांसफॉर्म द स्टेट। इट इज नॉट अबाउट असम, इट इज ऑल अबाउट असम, यूपी। यू जस्ट गो अक्रॉस द बोर्ड। जो स्टेट में मोदी जी का सरकार है, दोनों जो व्हाट वी कॉल इन ए नॉर्मल जो एक नैरेटिव में कि डबल इंजन का सरकार है, जहां जहां यू हैव सीन दैट बीजेपी एट द टॉप एंड बीजेपी एट द स्टेट, बहुत बड़ा विकास किया है। आई डोंट वांट टू कंपेयर विथ एनी स्टेट, बट ये अद्भुत विकास का जर्नी है, बहुत बड़ा विकास का जर्नी है। और वो जर्नी का साथ मेरा लगता है कि इस बार उड़ीसा भी आ जाएगा। हमारा देश को और बहुत ज्यादा ताकत मिलेगा, बहुत ज्यादा ताकत मिलेगा। मोदी जी को ताकत मिलेगा, देश को ताकत मिलेगा। मैं इसीलिए आज का सभा में मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारा देश को इससे ज्यादा अच्छा समय हमने कभी नहीं देखा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को, उनका सामने चंद्रयान का जो हमारा साइंटिस्ट लोगों ने चंद्रयान भेजना है, प्रधानमंत्री किया, कोई कारण में चंद्रयान नहीं जा सका। व्हाट वुड हैव बीन आवर रिएक्शन? अरे ये साइंटिस्ट ने गड़बड़ी कर दिया, कुछ गड़बड़ी है, वो है। आई वुड हैव बीन एंग्री कि आपने प्रधानमंत्री को बुला के ले आया, फिर भी आपने आपका मिशन अकम्प्लिश नहीं कर पाया। आई वुड हैव बीन फ्यूम, आई वुड हैव बीन एंग्री। बट सी दैट नरेंद्र मोदी आपका चंद्रयान नहीं किया, डायरेक्टर को उन्होंने एम्ब्रेस करके बोला, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार कर लेना, आपने जो किया बहुत किया है देश के लिए, अगली बार कर लेना। और आप देखो अगली बार कितना सक्सेस होगी। दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। आप देखिए ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट का ऊपर है। आज अगर ये सभा में मुझको आप बुला के ले आते थे और मैं यहाँ, ठीक है कोई भी कारण में यहाँ 10 लोग बैठा था, आई वुड हैव बीन एंग्री। ह्यूमन फीलिंग कि भाई हम क्या बुला के ले, आई वुड हैव आस्क्ड हिम, अरे आपने कहा मुझको लेके आया। यू कैन इमेजिन नेशन टेलीविजन, लाइव टेलीविजन, पूरा लोग प्रधानमंत्री जी का ऊपर। अभी चंद्रयान जाने वाला है, आपको खबर मिला चंद्रयान नहीं किया। हाउ द प्राइम मिनिस्टर विल बी? अगर हम वो कुर्सी में होते थे,
हमारा बिहेवियर क्या होते थे। लेकिन मोदी जी योग पुरुष है, मोदी जी का बिहेवियर वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अस, इट वॉज नॉट ए ह्यूमन बिहेवियर। तुरंत उन्होंने संभाला, उनको मालूम था कि अगर इफ आई नाउ बिहेव लाइक ए नॉर्मल पर्सन, ये देश का स्पेस मिशन आज ही खत्म हो जाएगा। अगर देश का स्पेस मिशन आगे भी चलाना है, देन आई हैव टू बिहेव like a superhuman. I cannot behave like a human. That's Narendra Modi. And Narendra Modi जी का यही जो बातें हैं, यही बात के लिए हर बार हमें ये सोचने के हमें कंपेल कर देते हैं कि ये थोड़ा अलग है। This era is a little different era. जब हमारा संसद में 370 हटाने का बाद हुआ था, जब हम लोग को मालूम हुआ तो यू गॉट अ शॉक, अरे 370 भी हट सकता है। बट मोदी जी और अमित शाह जी ने चीजों को इतना सहज रूप से कर दिया, तो हमारा दिमाग में आता है भाई ये तो पहले ही हो सकते थे, लेकिन ऐसे बढ़िया से चीजों को कर देते हैं। कांग्रेस ने वुमेन रिजर्वेशन देगा, आज बिल बनाया, असेंबली लालू यादव तोड़ना फोड़ना, कितना ड्रामा, होते ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने सिद्धांत लिया, महिला को रिजर्वेशन करना है, स्मूथली 2 दिन का सदन हुआ, सब लोग एक ही मत से बोला कि नहीं नहीं समय आ गया है भारत का नारी शक्ति को अभी वंदन करना, नमन करना। देयर वॉज नो प्रॉब्लम, इट वॉज स्मूथ। हर चीज को स्मूथ बना देते हैं, हर चीज को। इसीलिए मेरा आप लोगों को भी रिक्वेस्ट होगा कि हमें कांग्रेस का नैरेटिव हो, बीजेपी का नैरेटिव है, नैरेटिव एक अलग है, हकीकत हमारा सामने है। हमारा देश को मोदी जी को जरूरत है और देश को हमें मोदी जी को 400+ सीट देके मोदी जी को हमें ताकतवर बनाना है। और इस बार उड़ीसा को भी अपना रिकॉर्ड वोट मोदी जी को देके डबल इंजन सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उड़ीसा।